कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। अगर आप किसी चीज को अंदर से चाहते हो तो उस चीज को पाने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपके लाइफ में हमेशा गलत हो रहा है, अगर आपको लगता है कि भगवान आपके साथ हमेशा गलत कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, एक ना एक दिन भगवान आपकी तरफ जरूर देखेंगे। और वो कहते हैं ना, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो कुछ ऐसी ही कहानी है टॉपर, एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर से झकझोर देगी, इतना मोटिवेट कर देगी कि अपने लाइफ में कभी आप किसी परेशानी से, किसी बैड लक से कभी नहीं घबराओगे। जब जेईई मेन का परीक्षा दिया, पैटर्न चेंज हो गया। 12th बोर्ड के मार्क्स ऐड होने लगे, रैंक खराब हुआ, एनआईटी में एडमिशन नहीं मिल पाया। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, गेट की तैयारी की है, गेट की परीक्षा में सिस्टम क्रैश हो गया, एग्जाम खराब हो गया। दोबारा तैयारी किया, दोबारा एग्जाम दिया। काउंसलिंग के 2 दिन पहले पापा हॉस्पिटलाइज हो गए, हार नहीं मानी, फिर तैयारी किया, फिर एग्जाम दिया। आईआईटी भुवनेश्वर की काउंसलिंग कराने के लिए आईआईटी भुवनेश्वर पहुंचे। जब भुवनेश्वर पहुंचे, पता चला भुवनेश्वर में, उड़ीसा में साइक्लोन आया है। साइक्लोन की वजह से भुवनेश्वर में ही फंस गए और बाकी आईआईटीज की काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाए। इतना बुरा, इतना बैड लक किसके साथ हो सकता है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार बैड लक आते रहे, लेकिन इस टॉपर ने, इस इंसान ने कभी हार नहीं मानी। एनआईटीज के लिए अप्लाई किया। स्टार्टिंग से ही थर्मल ब्रांच लेने का मन था, मैकेनिकल का थर्मल लेने का मन था, थर्मल में रिसर्च करने का मन था। एनआईटीज का काउंसलिंग किया, एनआईटी पुडुचेरी में प्रोडक्शन मिला। एनआईटी पुडुचेरी की फ्लाइट पकड़ने ही वाले थे, तभी कॉल आया कि एनआईटी पुडुचेरी ने इस साल प्रोडक्शन ब्रांच बंद करने का निर्णय लिया है, तो आपको एनआईटी हमीरपुर में थर्मल दिया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज को दिल से चाहो, अंदर से चाहो, तो वो चीज आपको एक ना एक दिन मिल ही जाती है। लेकिन उस चीज को पाने के लिए आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। तो वो दृढ़ इच्छा ही थी जिसकी वजह से इस इंसान को, इस टॉपर को कोई थर्मल लेने से रोक नहीं पाया। एनआईटी हमीरपुर में 1 साल थर्मल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने फिर से गेट दिया, क्योंकि इनका सपना था टॉपर बनना। रिजल्ट आया और इनका रैंक आया, ऑल इंडिया रैंक 7। आज हम लोग मिलेंगे एक ऐसे ही इंसान से, एक ऐसे ही व्यक्ति से जिनकी कहानी, जिनका स्ट्रगल, जिनका दृढ़ निश्चय आपको अंदर से झकझोर देगी, कुछ भी करने पे, कुछ बड़ा करने के लिए मजबूर कर देगी। तो चलिए मिलते हैं बिहार के सहरसा के निवासी, सहरसा के रहने वाले शशि भूषण जी से, जिनका गेट की परीक्षा में 7th रैंक आया है। तो स्वागत है शशि भूषण जी हमारे इस YouTube चैनल पर, और सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको आपकी इस सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई। Thank you so much, Vijendra, and the entire career capsule team for inviting me. और मेरा नाम शशि भूषण है और मैंने अपनी बीटेक एमिटी यूनिवर्सिटी से की है, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से। और मैं अभी एमटेक कर रहा हूँ एनआईटी हमीरपुर से, थर्मल इंजीनियरिंग मैकेनिकल डिपार्टमेंट से। कि आपने अपनी तैयारी कब शुरू की थी और कैसे शुरू की थी? मैं जब अपने 5वें सेमेस्टर में था, 2015 की बात है। 2015, तो 2015 में मैं 5th सेमेस्टर में था। तो उस वक्त जब गेट की रिजल्ट घोषित हुई थी 2015 में, तो एक्चुअली उस वक्त हमारे स्कूल के एक जो सीनियर थे, वो ही गेट 2015 में टॉप मारे थे, ऑल इंडिया रैंक 1, अशोक बंसल। ठीक है, तो उनको ही देख के आई फेल्ट मोटिवेटेड।
that was the real start of my journey. ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप एक टॉपर हैं और आपको भी टॉपर बनने का जो जिज्ञासा था, जो प्रेरणा थी, एक टॉपर से मिली थी। हाँ, ओके। और मैं बता दूं कि अशोक बंसल जो थे वो गेट 2015 में ऑल इंडिया रैंक 1 लाए थे, और ईएसई के परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 लाए थे। अरे वाह। तो उस वक्त जब मैं 5वें सेमेस्टर में था, तो मैंने सोचा कि मेरा एक फ्रेंड भी था, तो हमने सोचा कि चलो अब गेट की तैयारी शुरू करते हैं। हम्म। हाँ, तो मेरा मोटिवेशन उस वक्त से ही हायर स्टडीज के लिए था। ओके। हाँ, तो मतलब मैं बहुत पहले से ही रिसर्च फील्ड में जाना चाहता था, बट मतलब बहुत सारी परेशानियां आती रही सब दिन। तो फिर एक मतलब मुझे रास्ता दिखा कि चलो अब गेट की तैयारी शुरू करते हैं। ओके। हाँ, तो फिर मैं एस एकेडमी है दिल्ली में ही, ओके। क्योंकि मेरा कॉलेज नोएडा में है और मैं साकेत में ही रहता था। मतलब मैं जब दिल्ली में था तो साकेत में ही रहता था मैं, और जस्ट वहीं से पास ही एस एकेडमी। तो मैं वहीं पे गया था। तो उस वक्त मैं एक्चुअली मैं सुबह में जो मॉर्निंग वॉक पे निकला था, बात संडे मॉर्निंग को, तो मैं जो एस एकेडमी का जो बोर्ड लगा हुआ था उस पे ही अशोक बंसल का फोटो टंगा हुआ था, बड़ा सा। ओके। तो मुझे अचानक याद आया कि ये तो हमारे ही सीनियर है। तब अच्छा। तक तो मुझे गेट का उतना आइडिया वाइडिया था नहीं कि मतलब ये होता क्या है। तो जब फिर मैं उनसे कांटेक्ट हुई मेरी, फिर सारी बातें खुल के सामने आई कि फिर हम आईआईटी सब में पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा सब हो सकता है, या फिर पीएसयू ले सकते हैं। तो मोस्ट टॉपर्स तो पीएसयू ही चूज करते हैं। एक्चुअली जो सब कुछ हुआ तो वहीं से स्टार्ट हुआ। अब हुआ क्या, फिर 2015 से ही उसी 5वें सेमेस्टर से मैं एस एकेडमी को ज्वाइन किया। एस एकेडमी को ज्वाइन किया वीकेंड क्लासेस। ओके। वीकेंड क्लासेस। हाँ, वीकेंड क्लासेस ज्वाइन किया था। तो फिर स्टार्टिंग में तो कि वी आर वेरी मोटिवेटेड, और उसके बाद वो एक फेज आता है कि मतलब जब हम फाइनल ईयर में होते हैं, खास करके प्रोजेक्ट दिस दैट, उसके बाद मैं ये देखने लगा था कि मतलब लास्ट फाइनल ईयर में बहुत मोटिवेशन कम होने लगा था। अच्छा। मोटिवेशन बहुत कम, हाँ, मोटिवेशन बहुत ही कम हो गया था फाइनल ईयर में। हालांकि गेट प्रिपरेशन वाज वेरी गुड, ओके। बट जो आपको 7th सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर, ये जो 2 फेज होता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज। तो उस वक्त मुझे ये बेसिकली मैं बहुत कंफ्यूज सा रहने लगा। एनीवे, फिर मैंने मतलब गेट अपीयर किया। तो उस वक्त मेरी ऑल इंडिया रैंक जो आई थी विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी टेस्ट सीरीज, 21,136 आई थी। ओके। गेट 2017 में। ओके। बट और बात तो उसके बाद वो होती है ना, जब तक हम कॉलेज में होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि मतलब हमारी लाइफ कैसी होने वाली आगे चल के। तो बट जब हमारी कॉलेज खत्म होती है तो और फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं प्लेसमेंट सेल में भी नहीं बैठा, जो होता है। स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, लेकिन कॉलेज वालों ने कंपलसरी करवा दिया कि बैठना है तो बैठना है। तो फिर मैं ऐसे ही मैं बस वो भर दिया, बट फिर मैं कभी अफियर ही नहीं होता था। तो एनी हाउ मेरी डिग्री कंप्लीट हुई वहां से। तो फिर 2017 तो बीत चुका था। फिर 2018 के लिए मैंने ना तैयारी शुरू कर दी थी उसी वक्त। ओके। जैसे ही हमारा गेट का रिजल्ट आया, मोटिवेशन तो था ही। उसके बाद अब तो बाकी है नहीं, सब कुछ तो अब है ही। अब बस प्रैक्टिस करनी है, पढ़ा लिखा तो सब कुछ है ही। उसके बाद सब कुछ स्टार्ट किया। फिर स्टार्ट जब किया मतलब सब सही जाता था, बट पता नहीं मतलब क्या होता था कि एट द लास्ट मोमेंट एग्जामिनेशन
हॉल में, मतलब लक कभी फेवर नहीं किया। ओके 2018 में जब मैं गेट दिया था, फिर कुछ ना कुछ बैड लक का सामना करना पड़ा और मेरी रैंक आई थी 11,474। ओके यस, और ये तो हो गया। उसके बाद मुझे उस वक्त एनआईटी की काउंसलिंग हुई थी, तो उस वक्त मुझे एनआईटी की काउंसलिंग में, मतलब जो आपको SLIET है, तो वहां पे मुझे एडमिशन मिल चुका था। लेकिन प्रॉब्लम तब हो गई जब एडमिशन तो मिल तो चुका था, लेकिन जस्ट 2 days बिफोर माय फादर वाज हॉस्पिटलाइज्ड। ओके और मैं काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाया उसमें। ओह। एनी हाउ, मतलब मैं आज थोड़ा खुश हूँ इस बात से लेके कि मुझे अपने ढंग का ब्रांच नहीं मिला था वहाँ, जो ब्रांच मैं चाहता था। बेसिकली वहाँ पे प्रोडक्शन मिलता था, तो वो मैं चाहता नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर वो 2018 की बात थी, फिर मैंने प्रिपरेशन की, ओके थर्ड अटेम्प्ट 2019 का दिया, सब सही रहा। फिर एग्जामिनेशन हो, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो गया, और मतलब लास्ट टाइम में हुआ था हालांकि, तो मेरी रैंक 7,550 आई। ओके मतलब हर बार इम्प्रूव हो रहा था, ये पॉजिटिव हाँ, चीज थी। यानी आपकी पहली बार में रैंक आई जब आपने बीटेक करते हुए बीटेक के समय एग्जाम दिया था 21,000। एक साल बाद फिर पढ़ाई करने के बाद आपने एग्जाम दिया, उस समय आपका लक साथ नहीं दिया और आपका रैंक अच्छा तो आया लेकिन उतना अच्छा नहीं आया, 11,000 आया। आपने एक बार फिर तैयारी किया और सिर्फ सेल्फ स्टडी से तैयारी किया और आपकी रैंक फिर इंप्रूव हुई और आपकी रैंक आई 7,500। मतलब आप बार बार लगातार कोशिश करते रहे क्योंकि आपके पास एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ मोटिवेशन था। और जितने भी टॉपर्स होते हैं, हर टॉपर्स की कहानी में कोई ना कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन जरूर होता है। कुछ टॉपर्स की कहानी में हम सुनते हैं कि उनका सोर्स ऑफ मोटिवेशन उनकी नीड थी, उनकी जरूरतें थी, उनका फैमिली बैकग्राउंड था। कुछ लोगों का सोर्स ऑफ मोटिवेशन कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। कुछ लोगों का सोर्स ऑफ मोटिवेशन आता है किसी टॉपर्स को देखकर। तो आज आप लोग भी एक टॉपर से बात कर रहे हैं और जैसा सोर्स ऑफ मोटिवेशन हमारे शशि भूषण जी को मिला था एक टॉपर्स को देखकर, शायद आप लोगों के अंदर भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन आए और आप लोगों की प्रेरणा के स्रोत हमारे शशि भूषण जी मिले और आप लोग भी आज से ये प्रण लो कि आपको भी गेट की तैयारी करनी है और गेट की तैयारी करके गेट में अच्छा स्कोर करना है। और एक और पॉइंट जो मैंने नोटिस किया था कि आप अमिटी यूनिवर्सिटी से थे, तो जब भी बच्चे जेई मेन की तैयारी करते हैं, जेई एडवांस की तैयारी करते हैं और इनकेस उनका आईआईटी एनआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो अगर वो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में जाने के बाद भी उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो दोबारा आईआईटी और एनआईटी में पढ़ सकें। तो कहीं कुछ इसी तरीके से आईआईटी और एनआईटी में पढ़ने की इच्छा से ही शुरुआत हुआ था हमारे शशि भूषण जी के गेट के प्रिपरेशन का दौर। और आज ये एनआईटी हमीरपुर में है और एनआईटी हमीरपुर में एमटेक में फर्स्ट ईयर में है। और सबसे बड़ी बात आप लोग देख रहे हैं कि इन्होंने हार नहीं मानी, ये लगातार तैयारी करते रहे। इन्होंने सबसे पहले गेट दिया, वीकेंड क्लासेस ज्वाइन किया, थर्ड ईयर से ही वीकेंड क्लासेस ज्वाइन किया। और ये चीज नई नहीं है, मैं बहुत सारे एनआईटीज के बच्चों को देखता हूँ, आईआईटीज के बच्चों को देखता हूँ जो दिल्ली के पास में है, वो दिल्ली जाते हैं और वीकेंड क्लासेस ज्वाइन करते हैं। मैं एक लड़के को जानता हूँ, वो भी आईएएस में इस साल का टॉपर है। वो एनआईटी कुरुक्षेत्रा से वीकेंड पे दिल्ली जाके क्लास अटेंड करता था, कुरुक्षेत्रा से दिल्ली ट्रेवल करके क्लास अटेंड करता था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वीकेंड क्लासेस अटेंड करते हैं और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग करते हैं हायर स्टडीज के लिए, कुछ लोग करते हैं पीएसयू में जॉब के लिए, और इसी तरह से बहुत सारे बच्चे गेट की तैयारी करते हैं। और हम आपको लगातार मिलवा रहे हैं गेट के टॉपर से, आईएएस की टॉपर से, और इसीलिए मिलवा रहे हैं ताकि आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आए और आप भी एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाओ। तो चलिए अब हम अपनी बातचीत को कंटिन्यू करते हैं शशि भूषण जी से और जानते हैं इनके बारे में। तो आपने तीसरी बार एग्जाम दिया और आपका 7,500 रैंक आया।
आप आगे कंटिन्यू कीजिए और बताइए कि उसके बाद क्या हुआ। मैं कुछ और बात बताना चाहूंगा। हम्म। अम, मेरी 12th 2012 में हुई थी। ओके। ठीक है। हम्म। तो उस वक्त जो आईआईटी का एग्जाम होता था, आईआईटी जेईई और एआई ट्रिपल ई की एग्जाम होता था। हम्म। तो उस वक्त मेरा आईआईटी में भी सिलेक्शन हो चुका था, मार्क्स बहुत अच्छे थे मेरे। आउट ओके। ऑफ 401 आई हैड गॉट 205 मार्क्स। ओके, दैट्स ग्रेट। यस, बट मेरा सिलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मार्क्स नहीं थे, केमिस्ट्री में नहीं थी। 2.33 मार्क्स से आई कुडंट गेट इनटू एनी आईआईटी। ओके। तो उस वक्त बहुत बुरा लगा था। दैट वाज द फर्स्ट बैड लक यू कैन से। ओके। तो हाँ, और उसके बाद मैंने ड्रॉप किया 2013 के लिए। हम्म। ठीक है। 2013 में रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए। जी। तो उस साल उन्होंने जेई मेंस और जेई एडवांस एक नया पैटर्न लाया जिसमें बोर्ड्स के परसेंटेज को इंक्लूड किया गया। हाँ। हाँ, तो जब ये लगभग दिसंबर जनवरी के समय में अचानक चेंज आया कि मतलब परसेंटेज ड्रॉपर्स के साथ भी कोई मतलब रिलैक्सेशन नहीं किया गया था। तो यही हुआ कि मेंस तो मेरा क्लियर हो गया था। आई हैड गॉट 145 मार्क्स। पेपर 1 में मेरे 96.62 परसेंटाइल बने थे। बट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आई गॉट ओनली 69.25 परसेंटाइल। वो बोर्ड के परसेंटेज को जोड़ के। बोर्ड के परसेंटेज को देखकर यहाँ भी बैड लक मतलब छोड़ा नहीं था, ये सेकेंड बैड लक था। ओके। तो उसके बाद खैर एडवांस के लिए सिलेक्शन भी हो गया था, मतलब जो क्वालिफाई कर गया था। उसके बाद मुझे जॉन्डिस पीलिया हो गया, तो पेपर मेरा बहुत खराब चला गया था। तो मैं फिर एडवांस तो मेरा क्लियर नहीं हुआ। सोचा था कि एनआईटी सब में ले लूंगा, बट उस वक्त यही जो बोर्ड का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ, बोर्ड के मार्क्स को नॉर्मलाइजेशन 96 to 69, यू कैन इमेजिन कि क्या हो सकता है प्रॉब्लम। नो चांस। उस वक्त 69 परसेंटाइल पे मेरी रैंक आई थी 93,234। ओके। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ओके। तो ये प्रॉब्लम मैं फेस किया था। तो ऐसा मुझे लगता था कि मैं जब भी मतलब अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ता था तो हर्डल्स बहुत आए, सब दिन हर्डल्स आए। हाँ, तो बात अब मैं करता हूँ आफ्टर माय थर्ड अटेम्प्ट। जो थर्ड अटेम्प्ट मेरी 7550 जिसमें रैंक आई थी मेरी लास्ट ईयर 2019 में। 2019 में भी बहुत सारे ऐसी सी बातें हुई, मतलब मैं जो चाहता था थर्मल ब्रांच, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन टू दिस। तो वो उसके वो चाहता तो मैं था, लेकिन मुझे लगता था ऐसा कि मतलब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टिल 2018 7550 रैंक पे थर्मल मिलना इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अदर ब्रांचेज वाज मतलब वेरी इजी, मतलब जैसे मटेरियल साइंस हो गया अदर, लेकिन थर्मल एंड डिजाइन मिलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। और पहली बात तो जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था तो बहुत डिफरेंस आ गया इन दोनों में। बट एनीवे मतलब 2019 बहुत ही सरप्राइजिंग रहा। बहुत सारे फैक्टर्स थे, तो मुझे बाय संजोग, जिसको कहते संजोग से मुझे मिल गया एनआईटी हमीरपुर मिला। पहले तो मुझे एनआईटी वहां मिला था पुडुचेरी डिजाइन, बट वहां भी वो ब्रांच बंद हो गया था। तो उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया इस एनआईटी में। तो मतलब लक से ही मुझे मिला अभी ये। तो ये मेरी थर्ड अटेम्प्ट थी, जिससे फिर मैं जब कॉलेज में पहुंचता हूँ तो मुझे पता चला कि मेरा ही हाईएस्ट स्कोर है अपनी क्लास में। अच्छा। तो दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इनकी स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है और काफी ज्यादा मोटिवेटिंग है, और स्टार्टिंग से ही बहुत सारी परेशानियां आई हैं इनके लाइफ में। जब ये जेई मेन की तैयारी कर रहे थे, अचानक से जेई मेन का पैटर्न चेंज हो गया और बोर्ड का नंबर ऐड किया जाने लगा। उसकी वजह से इनकी रैंक खराब हो गई, इनको आईआईटी एनआईटी नहीं मिल पाया। फिर उन्होंने
एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, वहां से फिर इनको एक और सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिला, फिर ये अपनी गेट की प्रिपरेशन किए और एक बार दो बार नहीं 3-4 बार तैयारी किए। और इतनी ज्यादा बार तैयारी करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। तो इनकी स्टोरी हमें यही सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मान लीजिए अभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे बच्चों की जेईई मेन की प्रिपरेशन स्टॉप हो गई है, तो इस वजह से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, कभी भी अगर आप कहीं भी लाइफ में फेल होते हैं, या अपनी वजह से हो या किसी और की वजह से हो, वो आपका अल्टीमेट फेलियर नहीं होता है। कोई भी एक फेलियर आपका लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है। हमेशा देयर इज चांस ऑफ इंप्रूवमेंट, देयर इज चांस ऑफ सक्सेस, अगर आप तैयार हैं परेशानियों का सामना करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। और अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जब आपको एनआईटी हमीरपुर मिल गया तो आपने दोबारा गेट का तैयारी क्यों किया और गेट का एग्जाम क्यों दिया? आप तो ऑलरेडी एनआईटी हमीरपुर से एमटेक कर रहे हैं, फिर गेट की तैयारी करने की जरूरत, गेट की तैयारी करने का मोटिवेशन कहां से आया? देखिए बात कुछ इस तरह की है, क्योंकि मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई वांटेड टू बी इन टॉप 10, यू कैन से। मैं उस वक्त से ही 2015 से ही, लेकिन मेरी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती। मेरा प्रिपरेशन भी वही लेवल का था, हर बार हर साल रहता था, बट लक कभी साथ नहीं देता था एट द लास्ट मोमेंट। तो एडमिशन ले लेने के बाद भी मेरे अंदर वो गिल्ट था कि मतलब क्या हो जाता है मेरे साथ, ऐसा क्यों होता है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मतलब आई डोंट गेट व्हाट आई वांटेड। मैं आईआईसी बेंगलोर चाहता था, जो मतलब हर एमटेक स्टूडेंट और पीएचडी स्कॉलर के लाइफ के लिए एक मतलब ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है, तो चाहता था। लेकिन मैं ये सोचता था कि मतलब मैं जितना डिजर्व करता हूँ उससे मुझे कम मिला है, मतलब आई वॉज नॉट हैप्पी, यू कैन से। तो लेकिन वही था कि मैं ये ऑब्जर्व किया अभी तक, जो अपने मतलब की लाइफ में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब तक हम एक चीज के प्रति एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस के कारण हमारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती है। दिस ईयर मैंने ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि मुझे मेरे पास खोने का तो कुछ था नहीं कि मैं कुछ खो दूं, ठीक है। तो रिलैक्स था। दिसंबर में तो हमारा फाइनल सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद सोचा कि चलो यार टेस्ट सीरीज लगाते हैं, ऐसे ही देते हैं, देखा जाता है, ठीक है ना। तो मैं टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट किया तो देखा कि फर्स्ट टेस्ट में AIR 1 आया मेरा। ओके। तो कहा कि चलो भाई और लगाते हैं, बहुत खुशी हुई ये जान के, ठीक है ना। तो कहा कि चलो देते हैं, तो फिर दिया, आगे भी देते रहा। तो सिर्फ एक बार रैंक 2 आया, थोरोली मेरा रैंक 1 ही आता था, ठीक है ना। तो और भी कुछ मतलब कि ऐसे थे, बहुत सारी बातें थी, ठीक है। तो मेरा पेपर था 2 फरवरी को, ठीक है। तो मैं पेपर दिया, तो इस बार भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ था सेंटर में। तो एनीहाउ मींस रैंक 1 का सपना तो नहीं ही हुआ पूरा, बट ठीक है, टॉप 10 का सपना पूरा हो गया। हाँ, वो कॉलेज का सपना पूरा हो गया जरूर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको ये चीज करके दिखाना है तो आप कर सकते हैं, बस आपको डिमोटिवेट नहीं होना पड़ेगा, हारना नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं पूछना चाहूंगा आपकी प्रिपरेशन के बारे में। जब आपने तैयारी शुरू किया तो आप वीकेंड क्लासेस के लिए जाते थे, तो वीकेंड क्लासेस ने, कोचिंग ने कितना हेल्प किया आपके इस कंप्लीट जर्नी में? एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। मतलब टीचर से अगर आपका मतलब वो होता है ना, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप चले जाते हैं तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वही जो मैं 2015 में मैंने जो कोचिंग स्टार्ट ज्वाइन की थी, एस एकेडमी, तो मुझे वहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और टीचर्स वर आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छे टीचर्स, ठीक है ना। तो
अब बस बाकी तो आपकी प्रैक्टिस है और आपका कमिटमेंट है टुवर्ड्स योर गोल। ठीक है, तो बस वही है कि आप जितने जितने से जितने टेस्ट लगा सकते हो, मतलब जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और दूसरी बात, कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो रोल होता है सिलेबस फिनिश करने में, वो लगभग 70 to 80% होता है। ठीक है, हाँ, बट इफ यू वांट टू बी इन टॉप लिस्ट तो 20-30% वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो सेल्फ एफर्ट, हाँ, सेल्फ एफर्ट बहुत जरूरी है। और खास करके अगर आपका ड्रीम बहुत ही बड़ा है तो आपको तो अपना एफर्ट लगाना ही पड़ेगा ना। ये तो मैं उस वक्त ही, जब 2 साल मैंने कोचिंग की थी, 3rd ईयर और फाइनल ईयर, उसके बाद मैं मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाता था, मतलब जहां जहां क्वेश्चंस मिलते थे स्टैंडर्ड बुक सारे के सारे लगा दिए। तो अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं पूछूंगा कि जब आप सेल्फ स्टडी करते थे तो उस समय आप कैसे पढ़ाई करते थे? आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो कौन कौन से बुक सॉल्व करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, और कोई डाउट होता था तो कैसे सॉल्व करते थे? क्योंकि उस समय आप कोचिंग से एसोसिएटेड नहीं थे। यहाँ एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब सेल्फ स्टडी करता था, ठीक है, तो मेरी पढ़ाई का कोई मतलब तरीका नहीं रहा है आज तक। मतलब थोरोली मैं कभी तरीके से पढ़ते पढ़ते मैं या तो हफ्ते भर महीने भर लगातार पढ़ते रह जाऊंगा, होगा तो मैं 1 हफ्ते तक पढ़ाई भी छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कुछ ऐसा ही सब दिन से थोरोली स्टडी, मतलब पढ़ना है तो मन से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ओके, हाँ, बस इतना ही बात है। ठीक है, लेकिन अंदर से जज्बा है वही करने का, तो दिक्कत हो रहे ना। ड्यूटी तो कोई निभा नहीं है एज इन, मतलब इट्स माय इंटरेस्ट कि मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, अपने तरीके से चलना ज्यादा सही होता है। और दूसरी बात कि सेल्फ स्टडी मैंने की, और जब मुझे डाउट होता था तो मैं बहुत सारे बुक्स में देखता था, क्योंकि डाउट्स कुछ ऐसे ऐसे होते थे जो नहीं मिलता था, उसके लिए मैं थोरोली बुक को ही पढ़ लेता था। ओके, तो उससे ये फायदा होता, डाउट भी सॉल्व होता था और नॉलेज का बेस और बढ़ जाता था, एक्सपेंड हो जाता था। कि मतलब ये मैं फील किया कि थोरोली मतलब ना नए नए बुक्स पढ़ना, इतने सालों में मैं मतलब बहुत न्यू बुक्स भी पढ़ चुका हूँ। तो ये एक अच्छी बात हुई। और यही है कि उसके बाद मुझे जो 4th अटेम्प्ट में मैं बैठा, तो मुझे मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि जो मेरे लिए नया था, क्योंकि सब पढ़ा हुआ था। ये एक अच्छी बात, क्योंकि हर साल लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस डालते हैं। तो खास करके जो मेरा पेपर था उसमें तो मतलब खास करके इतनी डिफिकल्टीज आती ही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं कहां से मैकेनिकल का पेपर थोड़ा टफ लगता है लोगों को। ठीक है, तो मेरा तो, हाँ, एक बात बताना चाहूंगा, मेरा ये इंजीनियरिंग साइंसेस था, एक्सपी का पेपर था। ओके, इंजीनियरिंग साइंसेस का पेपर था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नहीं था। हाँ, मैकेनिकल का ही पार्ट है। ओके, मैकेनिकल का पार्ट है। यस, मैं बता रहा हूँ कि मैकेनिकल का ही पार्ट है। जैसे मैकेनिकल में कुछ स्पेशलाइजेशंस होते हैं, थर्मल, डिजाइन, प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस, ठीक है ना। तो एक तो आपका प्योर मैकेनिकल पेपर होता है। ओके, एक जो आपका थोरोली पेपर होता है, उसमें क्या होता है कि ऑन एवरेज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं वहां पे, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि पीएसयू वाले बहुत सारे वहां पे भरे होते हैं लगभग। तो और यहाँ पे जो सीन होता है कि यहाँ पे क्वेश्चंस के लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। मैकेनिकल कि यू कैन गेट क्वालिफाइड, मैकेनिकल में है क्वालिफाई होना आसान है। ओके, हाँ, क्वालिफाई होना आसान है, क्योंकि ऑन एन एवरेज वहां पे क्वेश्चंस लोग लगा लेंगे। बट जैसे आप अगर एडवांस, जेई एडवांस और ओलंपियाड, यू कैन कंपेयर बोथ पेपर्स। तो ओलंपियाड लेवल का पेपर होता है इंजीनियरिंग साइंसेस का। ठीक है, तो अभी तक का कंक्लूजन में ये देना चाहूंगा कि हमारे शशि भूषण जी सेल्फ स्टडी करते समय किताबें बहुत पढ़ते थे। तो अगर आपको भी तैयारी करनी है तो आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी होगी, क्योंकि जो नॉलेज किताबों में होता है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। किसी एक बहुत ही महान आदमी ने कहा कि किताब नॉलेज की माँ होती है।
तो आप किताब से जितना ज्यादा जुड़े रहेंगे, किताब जितना ज्यादा पढ़ेंगे, आपका सेल्फ नॉलेज डेवलप होता है। किसी भी टॉपिक के प्रति, किसी भी क्वेश्चन के प्रति, किसी भी कॉन्सेप्ट के प्रति आपकी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़िए। और अगर आप कोई बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि टॉपर बने, तो उस समय किताबों के साथ जुड़ना, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है तो आप कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़कर, जैसे मैथमेटिक्स लगा लिया आपने, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कर लिए, मैकेनिकल के 1-2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, और इतना पढ़ के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको 100% सिलेबस थ्रोली अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मैं अब पूछना चाहूंगा कि अब आपका 7th रैंक आ चुका है, आप टॉपर हैं, आप पीएसयू में जा सकते हैं, आप अच्छी जॉब ले सकते हैं, बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एमटेक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपकी क्या प्लानिंग है अपने लाइफ में, आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आपने जो एक लक्ष्य बनाया था, जिस चीज को आप अचीव करना चाहते थे, वो आपने अचीव कर लिया है। अब आपका नेक्स्ट लक्ष्य क्या है? मेरी अचीवमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि मेरी ओके, अचीवमेंट ये रिसर्च फील्ड। रिसर्च फील्ड। तो अगर मेरे अंदर कोई जज्बा था जो मुझे अब तक यहाँ लाया, तो वो मेरा रिसर्च फील्ड में मैं ही जाना चाहता, मैं बहुत पहले से जाना चाहता था। ओके, तो अब यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं अपना रिसर्च फील्ड में ही कंटिन्यू करूंगा। एमटेक के बाद मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करूंगा और मैं आगे फिर पीएचडी ही करूंगा। पीएचडी आप इंडिया से करना चाहते हैं या इंडिया के बाहर से करना चाहते हैं? फिलहाल तो मैं अब इंडिया में ही अभी करना चाहता हूँ और यहीं पे इंडिया अभी में रहना। करने का क्या कारण है? देशभक्ति या फिर कोई और कारण है? ऑफ कोर्स देशभक्ति है, देशभक्ति तो है ही, ऑफ कोर्स है, क्योंकि अभी ये स्थिति है कि, और मैं एक इम्पोर्टेंट बात, हम एक बिहार में एक जो प्रचलन है आप जानते ही हैं कि यहाँ पे अगर आप इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट तो आपको बस एक बात कहा जाता है कि यूपीएससी में लग जाओ, यूपीएससी में लग जाओ, यूपीएससी में लग जाओ। मैं ये चीज बहुत दिनों से मैं पहले भी ऑब्जर्व करते आया था कि अगर हर कोई इसी में चला गया तो मतलब एक जो इंडिया को जो बैकबोन है, मतलब साइंस के लिए, ठीक है ना, तो उधर कौन जाएगा इवेंचुअली। बहुत अच्छी बात है। अगर इंजीनियर्स भी आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद भी सब लोग जो बेस्ट ब्रेन ऑफ इंडिया, सब लोग एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो रिसर्च कौन करेगा? क्योंकि इंडिया में अच्छे रिसर्चर की बहुत जरूरत है। इंडिया का जो R&D डिपार्टमेंट है दैट इज नॉट अप टू द मार्क, वो अप टू द मार्क नहीं है, उसमें अच्छे लोगों की जरूरत है। और अभी जो इंजीनियरिंग कॉलेज का सिनेरियो है जो मैं देख रहा हूँ कि रिसर्च में वैसे लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं जिनका कुछ नहीं होता है। जिन्होंने बीटेक किया उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो एमटेक कर लिया, ठीक है, एमटेक करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो पीएचडी कर लिया और रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से इंडिया का रिसर्च इन्वायरमेंट ठीक नहीं होगा। अगर शशि भूषण जी जैसे टॉपर्स रिसर्च में जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे इंडिया के रिसर्च इन्वायरमेंट में भी कुछ नया निकल के आएगा, हम इंडिया का भी रिसर्च में नाम होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने इंटरेस्ट को, रिसर्च को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि जितना जज्बा और जितनी लगन आपके अंदर है, आप जरूर इंडिया के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। अब हम लोगों ने बहुत बातचीत कर ली है और कुछ बचे हुए कुछ अंतिम सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, और वो सवाल हमारे आने वाले फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए है जो गेट में अच्छा करना चाहते हैं, आईएएस में अच्छा करना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, या उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी किसी प्राइवेट कॉलेज में हैं, या उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का इस साल जेईई मेन में रैंक कम आ गया है और उनको लगता है कि उनको आईआईटी और एनआईटी नहीं मिल पाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि आप आने वाले इन सभी लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर ये लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, ये लोग भी टॉपर बनना चाहते हैं, तो ये लोग किस तरीके से प्लानिंग करें और किस तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें? मैं तो जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जिनका जेई खराब हो गया है, मैं वो पेन समझता हूँ, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स ना। तो बहुत बुरा लगता है, इवेंचुअली बहुत बुरा लगता है। बट एक बात याद रखना कि एट द एंड जो मैटर करता है वो आपकी नॉलेज ही मैटर करे एट द एंड। ओके,
तो आप नॉलेज को इकट्ठा करो जितना कर सकते। भले ही आप आईआईटी में हो, एनआईटी में हो, ट्रिपल आईटी या किसी भी थर्ड टायर कॉलेज में ही क्यों ना हो, प्राइवेट की थर्ड टायर में ही क्यों ना हो, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज अपार होती है। जेई के बाद आपको 4 साल बाद गेट देना पड़ेगा, आप गेट दो, उसके बाद मौका है आपको, आप आईआईटीज में जाओ, आईएससी में जाओ, एनआईटीज में जाओ और एक्सप्लोर करो वर्ल्ड को। ऐसा नहीं है कि कहीं आपके पास पाबंदी है कि एक बार नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लेकिन मैं यही कहता हूँ कि हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। विदाउट हार्ड वर्क मतलब यू विल गेट नथिंग, और अगर कुछ मिलता भी है तो फिर इट विल नॉट मेक यू हैप्पी। अगर आसानी से चीजें मिलती है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं ना। जो आसानी से मिल जाती है तो हमें लगता है ये तो कुछ भी नहीं था। उनसे पूछो कि जिनको नहीं मिला उनसे उसकी कदर क्या है। तो इसीलिए मैं यही फ्यूचर एक्सपीरियंस से कहूंगा, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना, डोंट गेट डिमोटिवेटेड। बस उस एनर्जी को ना कंट्रोल करो, अपने अंदर दबाओ और उसको एक मतलब डायरेक्शन दो कि हमें और भी मेहनत करनी है, अपने लिए मेहनत करनी है। तो आप मेहनत बस करते रहो, अपॉर्चुनिटीज अपार हैं, बस काम करते रहो। कोई सब कुछ नहीं है, बस काम करना है। मैं क्या बताऊं, मैं एक बात बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर किसी का गेट में भी अगर मतलब लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग एक चीज है कि मैं ये नहीं कहूंगा किसी भी स्टूडेंट को कि आप जबरदस्ती लगे रहो, इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू दिस। कुछ ऐसे भी होते हैं, आई नो पीपल, कि उनको पेरेंट्स से प्रेशर होता है या कहीं और से प्रेशर होता है तो दे कंटिन्यू प्रिपरेशन, उनकी इच्छा भी नहीं होती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। तो मैं यही कहूँगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जॉब छोड़ देते हैं, या मतलब ये भी होते हैं कि जो जॉब छोड़ देते हैं बट दे आर नॉट श्योर। तो मैं यही कहूँगा कि देखो, अगर आपने अगर मान लिया है, अगर आपने कर लिया है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, बट किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं आना चाहिए इस पे, आपके माइंड पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस लेके कभी मत लाइफ में चलना कि आई विल गेट इट, मैंने मेहनत की है, नो डाउट, यू हैव गिवन योर 100%, बट आपको मिल ही जाएगा, उसी वक्त मिल जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको उसी वक्त मिल जाए। तो अपना 100% दो, ठीक है। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एक्सपेक्ट द लीस्ट, बस यही है। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड एक्सपेक्ट द लीस्ट। मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका पता नहीं, लेकिन एक बार ये वो कहते हैं ना, एक कोई गाना है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, ठीक है ना, तो द जर्नी मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। वो मिलना तो है कि बस सेकेंड की बात है, वो बस एक बार पेपर गया, अच्छा हुआ, हो गया, लेकिन ये जो जर्नी रहेगी ना आपको, वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जो आप करने जा रहे हैं क्या आपको अच्छा लग रहा है। आप फाइनल रिजल्ट को देखकर खुश मत होइए, आप उस जर्नी के साथ खुश होइए। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसमें मजा आ रहा है कि नहीं। और आपने बहुत अच्छी बात एक और कही कि आपको उस जर्नी को एंजॉय करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता कभी भी ना कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। सफलता को, अपनी आप सक्सेस को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। अगर आपने आज कोई पार्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो अभी आपके लिए एक सक्सेस है, एक सफलता है, और उस चीज को आपको एंजॉय करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर नॉट एंजॉइंग इट तो आप किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप किसी प्रेशर में आकर, फैमिली प्रेशर में आकर, जॉब के प्रेशर में आकर, किसी भी प्रेशर में आकर तैयारी कर रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छा उस फील्ड में नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग पे एक अलग टाइप का प्रेशर रहेगा, टेंशन रहेगा, और आप बहुत समय डिप्रेशन में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी चीज को इंटरेस्ट के बेसिस पे कर रहे हो तो उस फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि आप अपना इंटरेस्ट फाइंड करो। अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हो तो यह भी पता करो कि आप गेट की तैयारी क्यों करना चाहते हो। क्या आपका टारगेट जॉब लेना है?
या आपका टारगेट रिसर्च करना है। रिसर्च करना है तो किस फील्ड में करना है, तो ये सारी चीजें आप पहले से डिसाइड करो, चेक करो कि आप इस चीज फील्ड में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। किसी के प्रेशर में आकर, फैमिली प्रेशर में आकर या किसी को देखकर भी जबरदस्ती आप तैयारी मत करो। किसी को देखकर, किसी टॉपर्स को देखकर अगर सही में आपके अंदर से, आपकी अंतरात्मा से आवाज आती है कि आपको ये करना चाहिए, ये आपको एक्साइट कर रहा है, तभी ये तैयारी करो। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं हर फील्ड में। पीएसयू में भी बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत ही फायदा है। ठीक है, चाहे आप रिसर्च में आते हो, टीचिंग में आते हो, तो उसमें भी बहुत सारा फायदा है जो लोगों को जनरली नहीं पता होता है। तो आप जिसमें भी जाओगे तो दूसरों की बातों पे ना जाने की, मतलब उस फील्ड में फायदा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, इसमें प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से आपकी लाइफ नहीं चलती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब बहुत अच्छी बात बोली ना आपने कि प्रॉफिट एंड लॉस से आपकी लाइफ नहीं चलती। आपका लाइफ कोई किराना दुकान नहीं है, आपकी लाइफ आपकी लाइफ है। आपको अपने लाइफ को एंजॉय करना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा। और अगर आपके पास स्किल है तो यू कैन गो एनीवेयर। मैं लास्ट ईयर, मुझे मतलब कि मैं जहां जहां एक्सपेक्ट करता था कि मुझे वहां से कॉल आएगा, पहली बात तो मैं, जब मेरे साथ 2018 में ये सब बैड लक हुआ तो मैंने सोचा कि अब मुझे चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैं अब रिसर्च कैरियर को मैं छोड़ दूं, मैं रिसर्च कैरियर में अब जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे लगता है बना ही नहीं है। उस पर से कुछ मेरे फ्रेंड्स जो थे और बहुत सारे रिलेटिव्स कहते थे इतने अच्छे हो तो तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, IAS वाईएएस बनो, क्या इस समय लगे हो। तो फिर मुझे भी लगने लगा था 2018 में कि मतलब बेकार है। तो मैं क्या किया उसके बाद, मैं दिल्ली में ही रहता था वहीं पे, तो फिर वहां से जाके मैं सिविल सर्विसेज की सारी बुक्स खरीद के ले आया। ठीक है, कहा कि छोड़ता हूँ मैं, अब मैं प्रिपरेशन नहीं करूंगा। उसके बाद जो मैं 10th क्लास तक में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में पसंद करता था, सोचा कि वहीं से स्टार्ट करता हूँ। मैं जैसे ही ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठा, 4 घंटे पढ़ा और उस दिन 18 घंटे सोया। ओके 4 घंटे पढ़ने के बाद 18 घंटा सोया, फिर सोचा कि ना भैया ना, उससे बढ़िया मेरा वही फील्ड है। इंटरनल कॉल ही नहीं आ रहा था ना अंदर से। कहा कि चाहे जो भी हो मैं प्रिपरेशन करूंगा। तो ये फैक्टर आया था 2018 में, जब मेरा वही सब फादर हॉस्पिटलाइज्ड, उसके बाद मेरे साथ हाँ। फिर मैं बताता हूँ 2019 में जब मैं गेट का एग्जाम लिख रहा था, शुरुआती 2 घंटे, 3 घंटे के पेपर में शुरुआती 2 घंटा सॉलिड जा रहा था मेरा। मतलब बीच एग्जाम में मुझे लगने लगा कि आई विल बी अंडर टॉप 10। मतलब लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच पेपर में ये हुआ कि जिस सिस्टम पे मैं बैठा हुआ था, उसका पहले जो वर्चुअल कैलकुलेटर वो लोग प्रोवाइड करते हैं, पहले तो वो हैंग होने लगा। उसके बाद सिस्टम मेरा क्रैश हो गया। उसके बाद कंप्यूटर शट डाउन हो गया। अच्छा, कंप्यूटर शट डाउन हो गया। उसके बाद तो मैं वहीं पे फ्रस्ट्रेट हो गया, हालांकि टाइमर रुक जाता है, लेकिन ऐसा उसके बाद जो सिर्फ 1.25 घंटे बाकी रह गए थे लास्ट के, पूरा पेपर बाद का कवारा चला गया। तो बहुत ही गंदा पेपर चला गया था मेरा। उसके बाद फिर मैं जब रैंक प्रेडिक्टर में डालता था तो रैंक प्रेडिक्टर बताते थे 18,000 रैंक, 16,000 रैंक। तो अब तो सोच लिया था कि भाई इस बार तो अब थर्मल तो मुझे मिलने से रहा, अब मैं नसीब को एक्सेप्ट करता हूँ। अब मैं किसी NIT या IIT जो मिलेगा उसमें मैं मटेरियल साइंस लूंगा, उसके बाद अपना IES ही करता हूँ। लगता नहीं है कि अब मेरे ये नसीब में मतलब मुझे मिलने वाला है, मुझे ऐसा लगता था। एक्सेप्ट कर लिया खुद को। उसके बाद मैं अप्लाई जब करने का फॉर्म आया तो मैं हर जगह अप्लाई किया, मतलब कि जहां जहां मुझे लगता था चांस। IIT बॉम्बे में मटेरियल साइंस कट ऑफ 400 जाता था टिल 2018 तक, तो मेरा स्कोर 571 था, तो वहां भी मैंने अप्लाई किया। वहां जब अप्लाई किया तो 2019 में उन्होंने ना फर्स्ट टाइम कट ऑफ 400 से 600 कर दिया। अच्छा, तो कहा कि मतलब वाई में मेरे साथ ही क्यों हो रहा है भाई, मटेरियल साइंस भी अब लेना चाह रहा हूँ तो वो भी नहीं मिलेगा। वो भी नहीं मिल रहा है सो अभी 2018 में 2019 में ही हो रहा है। फिर IIT कानपुर में किया, IIT कानपुर में भी सेम सीन हो गया। IIT कानपुर में भी मेरी मटेरियल साइंस नहीं मिला।
यही से IIT मद्रास में MS के लिए भी अप्लाई किया, मुझसे कम स्कोर वाले को हो गया, लेकिन पता नहीं मेरा क्यों नहीं हुआ। मतलब वो लोग बहुत सारे फैक्टर्स को रखते हैं ना MS एडमिशन में, तो वहां से भी नहीं आया। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं जहाँ करता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। फिर क्या हुआ, फिर मैंने ना नए नए जितने IIT भुवनेश्वर किया, IIT मंडी किया, IIT पटना किया, ठीक है, IIT गांधीनगर किया, और IIT गांधीनगर किया, और कौन सा IIT दिल्ली किया, ठीक है, और IIT रोपड़ किया, ठीक है, IIT गुवाहाटी किया। उसके बाद मुझे इन सब जगहों से कॉल आया, अचानक एक लाइन से आना शुरू कर। IIT भिलाई भी अच्छा था। तो मुझे हर जगह से कॉल फिर लगातार आने लगा। सबसे फर्स्ट कॉल था मेरा 3 मई को था मेरा इंटरव्यू IIT भुवनेश्वर में। अच्छा 3 मई को। तो मैं बहुत खुश हो गया, चलो अब तो कम से कम मिलने से, अब तो मिलने वाला है, कम से कॉल तो आया, तो इंटरव्यू के लिए देना है, और वो मैं कर लेता क्योंकि स्कोर बहुत ही ज्यादा था, 570। तो 70% वेटेज गेट के स्कोर कोई होता है, तो 450 जाता था समथिंग, वहां पे मटेरियल साइंस मिल जाता है। मैं 31 अप्रैल के रात को मैं यहाँ से चला पटना, 1 तारीख को पहुंचा, ठीक है। मैं एयरपोर्ट से कुछ दूर पहले मेरा एक फ्रेंड रहता है, मैं उसी के मतलब कि रूम पे जाके रुक गया कि चलो पास में ये तो मैं निकल लूंगा। मतलब कि 2:30 बजे से मेरी फ्लाइट थी, तो मैं मतलब 12 बजे उसके रूम से निकला था, 12 नहीं मतलब 11:30 बजे निकला था उसके रूम से। और फिर मैं वहां के जाम में फंस गया। अच्छा जाम में ऐसा फंसा कि मैं एयरपोर्ट पहुंचा ना, तो 2 मिनट पहले मैं मतलब कि जो चेक इन होता है वो मैं नहीं कर पाया। अच्छा चेक इन नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन मेरे को तो जाना था इंटरव्यू। मैं उनको कहा ये सब बात, तो वो कहे कि चलो मैं नेक्स्ट फ्लाइट में करवा देता हूँ। उनको 1500 रुपये एक्स्ट्रा दिए, और तब मेरे लिए उन्होंने स्पेशल फ्लाइट बुक की, ठीक है। अच्छा मैं 1 तारीख को भुवनेश्वर पहुंच तो गया, लेकिन वहां जो पहुंचा उसके बाद मुझे पता चला कि फैनी साइक्लोन आने वाला। अच्छा और उसके बाद तो साइक्लोन का तो पता ही है कि कितनी त्रासदी हुई थी उड़ीसा में, मतलब बर्बाद हो गया था। वो भी बर्बाद हुआ, साथ में मेरे सारे IITs का इंटरव्यू चला गया, एक ही झटके में सारा चला गया। अच्छा अब बता रहा हूँ IIT की काउंसलिंग। सबसे बेस्ट चीज क्या हुआ था कि जब IIT का भी काउंसलिंग का एक फॉर्म होता है, ठीक है ना, तो वो जब CCMT होता है, तो CCMT में मैंने ना जो इनिशियल चॉइसेस भरे थे ना, मुझे इतना डेफिनेटली मैं श्योर था कि मुझे थर्मल तो मिलने से रहा, ठीक है। तो चलो मैं ना मतलब मुझे ये लगता था कि या तो मुझे NIT ये कुरुक्षेत्र में मटेरियल साइंस मिलेगा, या फिर मैं NIFT हटिया रांची बना लूंगा, फाउंडेशन फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। हाँ, तो मैं सोचा कि यही दोनों में लूंगा, मतलब लेना ही लेना था इस बार। में हाँ हाँ, ये कंडीशन हो गई थी ना। अब मैं सोच रहा था कि अब और लेना ही लेना नहीं, तो अब मेरे अंदर नहीं कहते हैं मतलब इच्छा ही खत्म हो गई थर्मल। मैं सोचने लगा कि यही मेरे लिए बैड लक रह गया है। थर्मल जब भी मैं चाहता हूँ ना, मेरे लिए बैड लक रहा है, मैं अब चाहूंगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं फॉर्म में भरते हुए पहले तो फॉर्म भर दिया, फिर मेरे मन में क्या ना हुआ कि मैं सोचा कि अरे भाई मिलना तो है नहीं, इसलिए जो काउंसलिंग का ऑर्डर रखो ना फॉर्म फिलिंग का, तो जो तुम्हें नहीं मिल सकता है ना उसी का नाम पहले भर दो, जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता है ना उसको पहले भरो, ठीक है। तो मैंने फिर जो फॉर्म था तो फर्स्ट चॉइस दिया था NIT पटना थर्मल, सेकंड चॉइस दिया NIT हमीरपुर थर्मल, थर्ड चॉइस दिया था NIT पुडुचेरी डिजाइन, फोर्थ चॉइस NIT कुरुक्षेत्र थर्मल, फिफ्थ चॉइस NIT जालंधर थर्मल, सिक्स्थ चॉइस NIT कुरुक्षेत्र डिजाइन, सेवेंथ चॉइस NIT जालंधर डिजाइन, एट्थ चॉइस NIT कुरुक्षेत्र मटेरियल साइंस, नाइन्थ चॉइस NIFFT हटिया रांची। मुझे लगता था 8वां नहीं तो 9वां मिलेगा ही मिलेगा। और पता है जिस दिन जो थर्ड चॉइस था मुझे, मतलब कि 3 तारीख को ही, जिस दिन मेरी इंटरव्यू शेड्यूल थी IIT भुवनेश्वर में, मैं तो उस दिन बहुत इंप्रेस हो गया था कि मेरा तो एक साथ ही मतलब सारा IIT का इंटरव्यू छूट गया, मतलब मेरे साथ क्यों हो रहा है सब।
लेकिन फॉर्चुनेटली उसी दिन शाम में 5 बजे CCMT NIT का रिजल्ट आया और मुझे 3rd चॉइस मिल गया, NIT पुडुचेरी डिजाइन। अब मैं शॉक्ड हो गया कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि NIT पुडुचेरी कैसे मिल सकता है। मतलब फिर सोचा कि यार ये तो डिजाइन है, हालांकि डिजाइन सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं मैकेनिकल में ना, तो डिजाइन का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाता है, फिर थर्मल जाता है। फिर मैंने सोचा कि कुछ भी हो, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, अब इसी चीज को मैं फ्रीज कर, जो मुझे नसीब दिया मैं उसी को फ्रीज ही कर लूंगा। मैं जैसे ही पटना पहुंचा, कैसे कैसे वहां से निकला, पटना पहुंचा, NIT पटना में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स को वो सबमिट करके एकदम सीट को ही फ्रीज कर लिया, क्योंकि मेरे को अब कुछ सोचना ही नहीं, नहीं स्लाइडिंग करवाया, नहीं स्लॉट, वो सब कुछ भी नहीं करवाया, डायरेक्ट फ्रीज कर लिया। क्योंकि मुझे लगता था कि मतलब अगर फिर मैं करूँ मेरे साथ क्या हो जाएगा मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए फ्रीज ही कर लो सीट। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब आपको मतलब जो मिलना होता है वही आपको मिलता भी है। हुआ क्या, 4th राउंड आपको 15 जून को 4th राउंड खत्म हो चुका काउंसलिंग का, जो मतलब होता है ना 15 जून को ना, NIT CCMT का जो काउंसलिंग होता है 15 जून को। 18 जून को मैं अपनी फ्लाइट भी बुक करवा लिया, क्योंकि 24 जून को रिपोर्ट करना था अलॉटेड सेंटर पे, अलॉटेड NIT पे। 18 को मुझे शाम में कॉल आया CCMT ऑफिस से कि सर एक्चुअली जो आप NIT पुडुचेरी डिजाइन आपको मिला था इनिशियली, वहाँ पे इस साल डिजाइन प्रोग्राम नहीं चलने वाला है, तो अगर आपको मैं 2nd चॉइस NIT हमीरपुर थर्मल दे दूं तो कैसा रहेगा। या आपको, मैं तो कहा यस सर फ्रीज कर दो, फ्रीज कर दो सर। उन्होंने कहा यदि आपको डिजाइन चाहिए तो आप फिर नेशनल स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करो। नहीं सर, नो सर फिक्स। आई वाज शॉक्ड। ना तो जो चाहा वही मिला, लेकिन कैसे मिला आई जस्ट कांट, मतलब वो कहते हैं ना कि आपके साथ हमेशा गलत नहीं हो सकता है, एक समय जरूर आएगा जब भगवान भी आके आपकी तरफ देखेगा। वही आपके साथ हुआ। वही मेन जो बात है, मैं मैं देख रहा था ना कि ये इतने साल जो था, तो इट मेड मी हम्बल। जो होता के अंदर ना कुछ होता है तो ये आपको हम्बल बनाता है। और दूसरी बात ये होती है कि आपका एक सुपर पावर के साथ कनेक्शन भी हो जाता है ना फिर। तो एक फिर सुपर पावर के साथ जो कनेक्शन होता है, तो फिर वो सब चीजें भी आई मेरे साथ। तो मतलब यही सब चीज मैं फील किया हूँ इस दरमियान। तो इसीलिए ये जर्नी कभी स्मूथ रही नहीं, ये जर्नी स्मूथ नहीं रही थी, बहुत सारी बातें थी। और फिर पता चला कि यही सब चीजें हैं, इसी बातें चली। तो ये पता नहीं अभी और कितने चैलेंजेस फेस करने हैं लाइफ में आगे। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे बिहार के टॉपर शशि भूषण जी से, और अब ये बातचीत हम यही समाप्त करते हैं। लेकिन इस बातचीत को, इस इंटरव्यू को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और शशि भूषण जी और हमारी टीम आपके डाउट्स को क्लियर करने का हर संभव प्रयास करेगी, और आगे आने वाले टाइम में भी आपको हम ऐसे टॉपर्स से मिलवाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू टॉक विथ टॉपर्स अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे शशि भूषण जी का ये स्टोरी, ये सक्सेस स्टोरी इंस्पायर किया है तो इनके लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।